सबसे पहले तो मेरे आदरणीय गुरुजन डॉक्टर दैया, एक्स प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी PGIMS रोहतक, जिला बार एसोसिएशन के माननीय प्रधान जी, आप पहले भी हमारे साथ आए थे सर, वहाँ पे भी जिला बार एसोसिएशन के अन्य सदस्य, सभी कानून के प्रहरी और नागरिक मंच के हमारे जो पितातुल्य सीनियर सिटीजन्स हैं। इस दुनिया के अंदर 7 कलर्स होते हैं जिन्हें विब क्योर कहा जाता है। वोयलेट, इंडिगो, ब्लू, वोयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। लेकिन उसमें 2 कलर नहीं आते, एक ब्लैक और एक व्हाइट। तो कहते हैं भाई ब्लैक और व्हाइट कलर नहीं होते क्या? तो साइंस का ये मानना होता है कि ब्लैक जो होता है वो तो तब होता है जब कोई कलर ही नहीं रहता, एब्सेंस ऑफ लाइट इज ब्लैक। और सफेद तब होता है जब सारे कलर्स एक साथ मिलके खत्म हो जाते हैं, तब उन सभी कलर्स का खात्मा व्हाइट होता है। तो इस वजह से जो सफेद होता है वो एक डॉक्टर की वर्दी का कलर होता है, और जो ब्लैक होता है वो एक वकील की वर्दी का कलर होता है। क्योंकि दोनों ही स्थितियों के पास एक इंसान तभी जाता है जब उसकी लाइफ में अंधकार होता है, जब उसके शरीर के प्रति उसका अंधकार हो जाता है कि भाई तो शरीर खत्म होगा कि बड़ा चाल लेगा कि नहीं चाल लेगा, तब तो वो चला जाता है वहां PGI में या मेडिकल में। और जब उसके साथ ये होता है कि मेरी जिंदगी के साथ क्या होगा, मेरा जीवन क्या आगे क्या रहेगा, कहीं जेल में तो नहीं जिंदगी कट जाएगी, कोई गलत तो नहीं फंसा देगा, तो वो एक वकील साहब के पास जाता है। लेकिन दोनों ही व्यवसाय ऐसे हैं जिनके साथ एक उम्मीद जुड़ी हुई होती है, एक विश्वास जुड़ा हुआ होता है आदमी का कि इनके पास जाके आराम जरूर मिलेगा, चाहे वो कानूनी आराम हो, कॉन्स्टिट्यूशनल रिलीफ हो, चाहे फिर वो हेल्थ रिलीफ हो, चाहे उसका पेट का दर्द खत्म हो। लेकिन दोनों ही स्थितियों में उसका जो है ना दर्द से उसको रिलीफ जरूर मिलता है। तो आज जिस तरह से जिला बार एसोसिएशन की तरफ से ये उपवास रख के एक जो संकेत दिया गया है समुदाय को कि मेडिकल फ्रेटर्निटी के साथ में जो एक लीगल फ्रेटर्निटी ने साथ में अपना समन्वय स्थापित किया है, हमारे जो साथ आए हो, मेरे ख्याल से आप लोगों ने हमारे हौसले 100 गुना नहीं 1000 गुना बढ़ा दिए हैं कि इसके बाद हमें किसी की भी जरूरत नहीं है। इसके बाद में क्योंकि एक सबसे बड़ा डर यही होता है, बोला लीगल मामलों में फंसा देंगे, कानूनी मामलों में फंसा देंगे, झूठे मुकदमे में फंसा देंगे। लेकिन जब वकील कम्युनिटी, जब लीगल कम्युनिटी हमारे साथ में है, तो फिर देखांगे तो हम कड़े कड़े फंसाओ हो और कितनी FIR दर्ज करो हो, सबके में देखा जाओगा, सबके में भुगता जाओगा। दूसरी बात, मैं पीछे भी कहीं पे कह रहा था कि जिसकी वर्दी होती है ना उसका ईमान होता है। इसी वजह से एक पुलिस वाले की खाकी वर्दी होती है, एक डॉक्टर की सफेद वर्दी होती है और एक वकील साहब की काली वर्दी होती है। लेकिन जो हमारे नेता होते हैं ना उनकी कोई वर्दी नहीं होती, इसलिए उनका कोई ईमान भी नहीं होता, क्योंकि वो कुछ भी पहन सकते हैं, उनके लिए कोई यूनिफॉर्म नहीं होती। जब जिसका मन करे है वो आधी बाजू की बुरशट पहन ले है, जिसका मन करे है वो कुर्ता पजामा पहन ले है। तो ये जो यूनिफॉर्म होती है, जो यूनिफॉर्म्ड सर्विसेज होती हैं, जिसकी भी यूनिफॉर्म है उसका ईमान जरूर है, चाहे और कुछ हो ना। आप लोग हमारे पास आए थे, वहां पे हम लोगों को आर्थिक मदद भी की थी। उस चीज ने जितना हमारा मोरल बूस्ट किया है मैं आपको बता नहीं सकता कि डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की तरफ से जो मतलब हमें हमारा हौसला अफजाई जो की गई है, इसने वाकई में हमारे जो है हौसलों को 4 चांद लगा दिए हैं। अब मुद्दे के बारे में मैं थोड़ा सा आऊं तो ये जो मुद्दा है ये बॉन्ड पॉलिसी से रिलेटेड है। वास्तविकता में तो ये बॉन्ड पॉलिसी नहीं है, ये लोन या EMI पॉलिसी है। लेकिन अगर हम बॉन्ड की भी बात करें तो यहाँ लॉयर्स के बीच में शायद से आपकी नॉलेज हमारे से 1000 गुना ज्यादा है कि बॉन्ड क्या होता है। ये बात एक हमारे भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता भी थे, एक बार उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने भी हमारे से पूछा था बॉन्ड क्या है। तो ब्रिटानिका डिक्शनरी जो है वो बॉन्ड को इस तरह से डिफाइन करती है कि एक फॉर्मल एग्रीमेंट विच ऑब्लाइजेस समवन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक एक्ट, और अगर वो एक्ट परफॉर्म नहीं होता तो आपके ऊपर लायबिलिटी है। इंडियन स्टाम्प एक्ट का सेक्शन 2 जो है वो बॉन्ड को डिफाइन करता है, बॉन्ड एनी इंस्ट्रूमेंट विच ऑब्लाइजेस समवन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक एक्ट एंड इफ दैट एक्ट इज परफॉर्म द बॉन्ड इज नल एंड वॉइड। ये तो हो गई लॉ के अकॉर्डिंग बॉन्ड की डेफिनेशन। अब हमारे मुख्यमंत्री जी के अकॉर्डिंग बॉन्ड की डेफिनेशन भी मैं आपको बताता हूं, जो उन्होंने मीडिया के आगे कही है 30 तारीख को। बॉन्ड क्या है? तो मुख्यमंत्री जी का रिप्लाई था, बॉन्ड एक रीपेमेंट ऑफ एक प्रकार का पेमेंट ही है, इसी का बॉन्ड है।
ये हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री के अकॉर्डिंग बॉन्ड की डेफिनेशन है, और वो ऐसी डेफिनेशन, जैसी ये डेफिनेशन है वैसी ही ये पॉलिसी है। आपको ये बात जो है, कोई भी व्यक्ति खासकर लीगल फ्रेटर्निटी में, तो मेरे ख्याल से इस बात के ऊपर कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए कि अगर एक इंसान को एक स्पेसिफिक एक्ट परफॉर्म करने के लिए बोला जा रहा है, वो एक्ट परफॉर्म नहीं करता तो उसके ऊपर लाइबिलिटी होती है। लेकिन इस पॉलिसी के अंदर शुरुआत में ही लाइबिलिटी पोज कर दी गई है लोन के माध्यम से, और नाम जो दिया जा रहा है नाम दिया जा रहा है सर्विस बॉन्ड का। लेकिन जिस तरह से हमारी मीटिंग्स हुई 2-3 बार अधिकारियों के साथ में, पहले एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के लेवल पे हुई, उसके बाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर, अंत में सीएम के लेवल पे जब हुई, तीनों ही मीटिंग्स के अंदर हम सिर्फ फोड़ के मर गए। बोले जी ये सर्विस बॉन्ड तो है नहीं सर। बोले हम क्या कह रहे हैं सर्विस बॉन्ड है, ये तो आपकी कॉस्ट ऑफ एजुकेशन है जो हम रिकवर करना चाहते हैं। ये वो वास्तविकता है जो कभी मीडिया के अंदर नहीं आ पाती। और मैं पत्रकार बंधुओं को भी बताना चाहता हूं कि जो सीएम साहब अनाउंसमेंट मीडिया में करते हैं ना, वो तो जो है उसकी पेनिट्रेशन तो इतनी ज्यादा होती है आप पूछो मत। लेकिन एक बार उनसे ये भी पूछना कि जो मीटिंग्स के अंदर की बातें होती हैं वो क्या हैं, और मीडिया के अंदर क्या जो नैरेटिव वो फैलाया जा रहा है। शुरुआत से इस मुद्दे के ऊपर जितनी बार भी चीफ मिनिस्टर के साथ बातें हुई हैं, एक ही बात कही जाती है, बोले ये बाहर भाग जाते हैं, ये बाहर चले जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं एक बार जरा लिस्ट कंपाइल करके देना, पिछले 10 साल में आपके मेडिकल कॉलेज से पढ़े हुए कितने स्टूडेंट्स बाहर भाग गए। बाहर पता है कौन भागते हैं? बाहर विजय माल्या जैसे लोग भागते हैं, नीरव मोदी जैसे लोग भागते हैं, और उनको भी भगाने वाले आप ही हो। वास्तविकता ये है, डॉक्टर्स कोई नहीं बाहर भागते। बाहर तो तब भागेंगे यहाँ की नौकरियां ही इतनी एडिक्वेट हो जाएं, यहाँ पे तो मिलती नहीं नौकरी। बोले इंग्लैंड चले जाते हैं, वो चले जाते हैं। यहाँ गोहाना में, कलानौर में तो नौकरियां नहीं, यार आप कहते हो इंग्लैंड चले जाते हैं। हमारे को मीटिंग में हमारे आगे आंकड़ा रखा कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से पढ़ने वाले कितने स्टूडेंट्स गवर्नमेंट सर्विस करते हैं। 1982 का आंकड़ा बताया, 89 का आंकड़ा बताया, लास्ट में 2009 के आंकड़े के ऊपर आके रुक गए। बोले 35% ऐसे लोग जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से पढ़े थे, वो सिर्फ 35% लोग गवर्नमेंट सर्विस में आते हैं। मैंने कहा सर एक बात बताओ, 2009 का आंकड़ा तो आपने बता दिया, 2022 का आंकड़ा क्या है? बोले अब इसमें थोड़ी सी इंप्रूवमेंट है, अब ये 80% है। मैंने कहा 80% लोग जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से पढ़ते हैं, अगर वो गवर्नमेंट सर्विस कर रहे हैं, तो इसका मतलब तो आपका ध्यान फिर सिर्फ 20% के ऊपर है जो गवर्नमेंट जॉब नहीं कर रहे हैं। इस बात के ऊपर टॉपिक ही क्लोज कर दिया। 2009 का आंकड़ा बता के हमें ये सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो गवर्नमेंट सेटअप में काम नहीं करते। वास्तविक आंकड़ा 2022 का है 80% लोग जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से पढ़ते हैं, अगर वो गवर्नमेंट सेटअप में काम कर रहे हैं, तो आप एक बात बताओ, 80 ना के तम जमाए फिर 99.9% बनाना चाहो, उसके लिए फिर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम करना पड़ेगा। लेकिन कुल मिला के जो मैं बात आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ वो ये है कि मीडिया के माध्यम से बिल्कुल एक गलत नैरेटिव प्रदेश की जनता के सामने रखा जा रहा है कि काम करने के लिए, नौकरी करवाने के लिए पॉलिसी लाई गई है। अगर नौकरी करवानी होती है सरकार को तो वो सर्विस बॉन्ड लेके आती है, लेकिन ये जो एक फाइनेंशियल लोन और ईएमआई का बॉन्ड गवर्नमेंट लेके आई है, इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है, कॉस्ट ऑफ एजुकेशन पहले तो बढ़ाओ। पहले तो वो 40 लाख कर दी थी, एजुकेशन के बाद मजबूर हो गए 30 पे आ गए, और उसके बाद उस कॉस्ट ऑफ एजुकेशन को करो रिकवर, और रिकवर ऐसे माध्यम से करो ताकि लोगों को ऐसा लगे, बुद्धिजीवी वर्ग को ऐसा लगे कि भाई ये डॉक्टर काम नहीं करना चाहते। 2017 बैच के हमारे सीनियर्स के ऊपर एक बॉन्ड पॉलिसी लागू है जिसमें 2 साल सर्विस करनी पड़ेगी या फिर 25 लाख रुपए देने पड़ेंगे। 3 महीने उनकी इंटर्नशिप रह गए। 3 महीने बाद पूरे प्रदेश के सामने हमने वहाँ मुख्यमंत्री जी के भी सामने बात रखी। 3 महीने के बाद में मैं कहता हूँ, मैं पत्रकार साथियों को भी कहूँगा ये बात ध्यान रखना, आप याद रखना, 3 महीने के बाद में 2017 बैच की इंटर्नशिप खत्म होगी, 200 स्टूडेंट्स पास आउट होंगे। उस 200 में से सीएम साहब को एक बार जाके पूछना कितनों को नौकरी दी गई और कितनों ने रिफ्यूज किया, और कितनों ने जो है 25 लाख रुपए देके कितने लोग बाहर भागे। इतना भयंकर जो है, इतना अभाव मचा हुआ है हर एक सेक्टर में। आपको पता है हरियाणा अनएम्प्लॉयमेंट में इस टाइम नंबर 1 है, और मेडिकल सेक्टर भी कोई इससे अछूता नहीं है, हर जगह यही हाल है। प्राइवेट के लिए, प्राइवेट में जॉब करने के लिए एमबीबीएस को 40-50 हज़ार रुपए की नौकरियां करनी पड़ रही हैं आज के टाइम में। इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है क्योंकि पीजी की सीट्स इंक्रीज करने की तरफ गवर्नमेंट का ध्यान नहीं होता, सुपर स्पेशलिटी की तरफ ध्यान नहीं होता। अब प्लेन एक जो ग्रेजुएट है, एमबीबीएस भी तो प्लेन ग्रेजुएट ही है, सिर्फ नाम ही तो बड़ा है भाई एमबीबीएस के लिए, है तो सिर्फ प्लेन ग्रेजुएशन। उसके बेसिस पे उसको कहाँ 2 लाख रुपए दे देंगे, कहाँ 10 लाख रुपए दे देंगे। मुख्यमंत्री जी का कहना है, बोले एमबीबीएस का हमने ना सर्वे करवाया है,
50,000 रुपए से लेके 10 लाख तक की नौकरियां मिलती हैं आप लोगों को। फिर कहते हैं, मैंने कहा जी 10 लाख रुपए हमने तो कभी नहीं सुना 10 लाख रुपए। बोला जो डीएम कर लेता है, जो कार्डियक सर्जन बन जाता है ना, उसको मिल जाते हैं 9-10 लाख रुपए। क्या ये पॉलिसी डीएम के लिए बात की जा रही है? क्या ये पॉलिसी सुपर स्पेशलिटी के लिए बात की जा रही है? आप सिर्फ यूजी की पॉलिसी लाते हो और यूजी की पॉलिसी को जस्टिफाई करने के लिए आप मीडिया में ये कहते हो कि ये 2 लाख कमाते हैं, ये 3 लाख कमाते हैं। पहले आप अपने आंकड़े तो सही करो। 2009 के आंकड़ों के बेसिस पे आप चीजों को जस्टिफाई करना चाहते हो। 2009 का आंकड़ा बता के चुप हो गए। आज का आंकड़ा कौन बताएगा? पॉलिसी 2020 की, 2022 की, और मीडिया के आगे आंकड़े बता दिए 2009 के, और उसमें ईयर भी नहीं बताया कि आंकड़ा कब का है। इस तरह से एक जो गलत मैसेज कम्युनिटी के बीच में मीडिया के माध्यम से फैलाया जाता है, सबसे जरूरी बात यह है कि हम सबसे पहले उस मैसेज को टैकल करें कि पब्लिक के बीच में जा क्या रहा है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यही होती है, जो भी गवर्नमेंट जनता का अहित करना चाहती है वो सबसे पहले मीडिया के ऊपर काबू करती है। अगर मीडिया के ऊपर उसने काबू कर लिया, उसके बाद में पब्लिक के पास क्या जा रहा है वो उनका काम है। वो ये कहेंगे तो ये जाएगा, ये कहेंगे तो ये जाएगा। और लेकिन मेरा इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं कोई पत्रकार या मीडिया साथियों के ऊपर ब्लेम डाल रहा हूं। इस एजिटेशन के लिए हम बहुत ज्यादा मीडिया के आभारी हैं। डे 1 से ये एजिटेशन एक सिग्नेचर कैंपेन के माध्यम से शुरू हुआ था, लेकिन जो चेहरे हमारे साथ उस दिन, जो हमारे साथी, चाहे वो रिपोर्टर हो, चाहे वो कैमरामैन हो, चाहे वो एडिटर, जो हमारे साथ उस दिन खड़े थे वो आज भी हमारे साथ में खड़े हैं। मैं आप सबसे भी एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी पत्रकार साथी हैं, हमारे मीडिया साथी, एक बार उनके लिए जरूर जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि इस एजिटेशन में हमने ये बात दिल से महसूस की है कि मीडिया ने हमें बहुत अच्छी कवरेज दी है, बहुत अच्छी कवरेज दी है। अनएक्सपेक्टेड कवरेज हमें मिली है इस एजुकेशन के अंदर। दूसरी बात, इस मुद्दे के ऊपर बात करने के बाद मैं आप लोगों से भी ये निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरह से जिला बार एसोसिएशन हमारे साथ आया है, देखिए लीगल मामलों की नॉलेज में हम आपके सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो आपका फील्ड है, आप उसके धुरंधर हैं, हमारा फील्ड अलग है। लेकिन सहायता सबको चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली हम सब एक बुद्धिजीवी वर्ग के ही सदस्य हैं। अल्टीमेटली हमको ही जो एक मतलब प्रेरोगेटिव सोसाइटी के अंदर फैलाया जा रहा है, जो पब्लिक फंडेड एजुकेशन की जो डेथ इस गवर्नमेंट के द्वारा करने की कोशिश की जा रही है, जो मेरिट की हत्या गवर्नमेंट के द्वारा करने की कोशिश जा रही है, अल्टीमेटली इस एजुकेटेड वर्ग को ही सामने आके इसको टैकल करना पड़ेगा। मुंशी प्रेमचंद जी के बड़े जो है ना प्रख्यात शब्द हैं कि एक जो यूनिवर्सिटी होती है उसके दरवाजे सबके लिए खुले होने चाहिए, क्योंकि इस देश को तालीम की ज्यादा जरूरत है, ना कि फौज की ज्यादा जरूरत है। जब ये सरकारें तालीम के ऊपर, जब शिक्षा के ऊपर ज्यादा महत्व देना शुरू करेंगी, जब उस एजुकेशन का बजट बढ़ेगा, तभी पब्लिक फंडेड एजुकेशन सर्वाइव कर सकती है। चाहे फिर वो लॉ हो, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे फिर वो इंजीनियरिंग हो। ये जो हमारे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, जब तक इन प्रोफेशनल कोर्सेज की मेरिट जिंदा है, तभी तक सपने जिंदा हैं कि कोई भी एक गरीब परिवार का बच्चा ये सोच सकता है कि मैं एंट्रेंस एग्जाम्स के बेसिस पे आगे चल के क्लैट क्लियर करके या नीट क्लियर करके या IIT JEE क्लियर करके प्रदेश के जो है शिक्षण संस्थानों में जा सकता हूं। जिस दिन ये उम्मीद खत्म हो गई, जिस दिन इन एंट्रेंस एग्जाम्स की वैल्यू खत्म हो गई, जिस तरह से सरकार करना चाह रही है, उस दिन सिर्फ और सिर्फ पैसे का बोलबाला होगा। जिस तरह से आपको पता होगा, इस बार इसी सरकार ने एक ऐसी ये शर्त लगाई थी कि जो बच्चा 10 लाख रुपए एडमिशन के टाइम पे देगा, केवल उसी बच्चे को एडमिशन दिया जाएगा। उसके बाद में विद्यार्थियों ने काउंसलिंग का विरोध किया। 2 बार स्टेट लेवल काउंसलिंग रोहतक के अंदर विद्यार्थियों ने विरोध करके हमें मजबूरन है, हमें ब्लेम किया गया कि आप काउंसलिंग प्रक्रिया में बाधा बन रहे हैं। हमने उस समय भी कहा था ये काउंसलिंग नहीं है जिसकी हम विरोध कर रहे हैं, ये जो सेल है मेडिकल सीट्स की, हम इसका विरोध कर रहे हैं। जब वो शर्त हटी 10 लाख रुपए की, विद्यार्थियों के विरोध के बाद, समाज के विरोध के बाद, समाज के एकजुट विरोध के बाद, जब वो शर्त हटी, गुड़गांव के अंदर काउंसलिंग हुई। हमने पूर्ण रूप से गुड़गांव के अंदर काउंसलिंग का समर्थन किया, क्योंकि काउंसलिंग प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं बढ़ना चाहता। लेकिन 10 लाख रुपए जो आप एडमिशन के टाइम मांग रहे थे, उस टाइम आप काउंसलिंग नहीं करवा रहे थे, उस टाइम सेल थी वो मेडिकल सीट्स की कि 10 लाख रुपए लेके आओ, सीट उठाओ, अपनी सीट ब्लॉक करो, उसके बाद में किसी को मिले ना मिले वो हमारी गारंटी नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ सेल थी। हमने उस समय भी कहा था ये काउंसलिंग नहीं है, ये सेल है और हम इसका विरोध करेंगे। हमें ये बोला गया कि आप डायरेक्टर ऑफिस, डीन ऑफिस के बाहर क्यों बैठे हो? हम अपने इंस्टीट्यूट के आगे बैठे हैं। जो इंस्टीट्यूट के आगे बैठता है, जो घर के आगे बैठता है, वो घर का चौकीदार होता है। और हम स्टूडेंट्स हैं। अगर हम अपने घर के आगे बैठे हैं, अपने इंस्टीट्यूट के आगे बैठे हैं, तो उसको बचाने के लिए बैठे हैं। और हमने वो चीज हासिल की। सरकार को 10 लाख रुपए की शर्त एक दिन के अंदर शाम को चीफ मिनिस्टर को मीडिया में स्टेटमेंट देनी पड़ी कि 10 लाख रुपए की शर्त हम हटा रहे हैं और स्टूडेंट को एडमिशन के टाइम पे कोई भी पैसा नहीं देना पड़ रहा। कितने सारे आप ये सोचिए स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो उस 10 लाख रुपए की शर्त की वजह से प्रदेश की सीटें छोड़ते, ऑल इंडिया कोटा के थ्रू कहीं और भागते, या फिर
अपना सपना ही जो है ड्रॉप कर देते, क्योंकि 10 लाख रुपए किसी भी परिवार के लिए, आपको मैं कह दूं 15 दिन के अंदर 10 लाख रुपए की अरेंजमेंट करो, रातों की नींद उड़ जाएगी। वहां पे किसान का भी बच्चा, मजदूर का भी आता है, और किसान मजदूर की बार बार बात करके सोचते हैं आप तो किसान और मजदूर की बात करते हो। मैं कहता हूं मिडिल क्लास की आप बात कर लो, आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात कर लो, एक नॉर्मल ग्रुप सी के क्लर्क की, असिस्टेंट की बात कर लो, कितने पैसे मिलते हैं? क्या वो 15 दिन के अंदर 10 लाख रुपए जुटा सकता है? आप अपने दिल पे हाथ रख के कहिए। 1 मिनट के अंदर आप चिट्ठी निकाल के भेज देते हैं चंडीगढ़ से कि 10 लाख रुपए दो तो एडमिशन होगा। क्या वहां चंडीगढ़ में बैठ के आपको ये होश नहीं है कि आपकी प्रदेश की जनता की पर कैपिटा इनकम क्या है? आप उसी जनता के लिए चिट्ठियां भेजते हो जिस जनता ने आपको चुन के वहां पे भेजा है। एक बार आप ये तो मुख्यमंत्री जी को, स्वास्थ्य मंत्री जी को सोचना चाहिए, जो हम चिट्ठियां लिख के भेज देते हैं इनका प्रदेश के ऊपर इंपैक्ट क्या होगा, हमारे इंस्टीट्यूशंस के ऊपर इंपैक्ट क्या होगा। आज प्रदेश के अंदर जो मेडिकल कॉलेज है, पीजीआई रोहतक 1960 में बना था, पीजीआई रोहतक में से क्या पता कितने जो है डॉक्टर्स आज जाके देश में, प्रदेश में, इंटरनेशनली, यूएस में, यूके में, जर्मनी में कितने लोग पता नहीं अपना हरियाणा प्रदेश का, पीजीआई रोहतक का और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक मेरिट बेस्ड इंस्टीट्यूशन है। यहाँ पे जिसका मन करता है वो मुंह उठा के नहीं आ सकता पढ़ने के लिए। यहाँ पे पढ़ने के लिए नीट का एग्जाम देना पड़ता है। एलन में, कोटा में, रेजोनेंस में, आकाश में, दिल्ली में जाके बच्चे 2-2, 3-3 साल तक, मैंने 5 साल तक तैयारी की थी, तब जाके मुझे पीजीआई रोहतक मिला था। ये मेरे को 10 लाख रुपए की बदौलत नहीं मिला था। उस 5 साल के अंदर मेरे माँ बाप ने क्या खोया था, उस 5 साल के अंदर मैंने खुद ने क्या सोया था। जब बच्चा ड्रॉप करता है, उसके साथ वाले जो कलीग्स होते हैं, जो उसके साथ 12वीं जिन्होंने पास आउट की थी, उनको पोस्ट ग्रेजुएशन तक मिल जाती है, एमबीए में एडमिशन ले लेते हैं, कईयों की तो शादियां हो जाती है। लेकिन नीट का स्टूडेंट, आईआईटी जेईई का स्टूडेंट ड्रॉप करते करते 25-25 साल की एज हो जाती है बच्चों की यूजी एडमिशन तक, क्योंकि एक उम्मीद होती है कि भाई पढ़ के कभी ना कभी तो ये पेपर क्लियर होगा। और उस उम्मीद के ऊपर इस सरकार ने ये वार किया था कि पेपर हो गया क्लियर, ठीक है, लेकिन 10 लाख रुपए लाने पड़ेंगे। इस वजह से उस समय पे हमें स्टेट लेवल काउंसलिंग ब्लॉक करवानी पड़ी। हम मजबूर थे कि हम अपने इंस्टीट्यूट की प्रक्रिया में बाधा बढ़े, लेकिन अगर हम उस समय बाधा नहीं बढ़ते तो हमारा इंस्टीट्यूट ही बिक चुका होता। आज सिर्फ वहां पे 2022 बैच में वो बच्चा आके एडमिशन लेता जो 10 लाख रुपए दे सकता था। जो नहीं दे सकता था, या तो उसको कहीं और भागना पड़ता या फिर उसको अपना सपना मारना पड़ता। और उस चीज के लिए हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाते, क्योंकि हम जो हैं आज अपनी संस्थाओं की बदौलत है। आज जो हम व्हाइट कोट पहन के घूमते हैं, ये सफेद एप्रन आप कहीं भी सिलवा सकते हो, लेकिन इसका रोल नंबर आपको सिर्फ एक कॉलेज प्रोवाइड करता है, जो आपकी आइडेंटिटी होती है। अगर हम उस आइडेंटिटी के लिए नहीं लड़ेंगे तो हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। हमारी अपनी यूनिवर्सिटी के लिए अगर हम नहीं लड़ेंगे तो हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है, क्योंकि जिन्होंने यूनिवर्सिटीज बनानी थी वो बना के चले गए, वो उन यूनिवर्सिटीज का पत्थर लगा के चले गए। आज ये हमारी कलेक्टिव जिम्मेदारी बनती है कि अगर उन यूनिवर्सिटीज को बेचने की कोशिश की जाती है तो हम उसके लिए खड़े हों। हमारे से कल एक पत्रकार साथी बोल रहे थे, बोले आप क्लास में क्यों नहीं जाते, आप लैब में क्यों नहीं जाते, आप अपनी क्लिनिकल ट्रेनिंग क्यों नहीं करते। हमने कहा भाई अगर आज हम सड़क पर बैठे हैं ना तो उन क्लासरूम्स को बचाने के लिए ही बैठे हैं, उन लैब्स को बचाने के लिए बैठे हैं, अपने हॉस्टल्स को बचाने के लिए बैठे हैं। अगर हम आज वहां जाके बैठ जाएंगे तो एक दिन वो बेच दिए जाएंगे और मजबूरन हमें वहां से उठ के बैठना पड़ेगा। इसलिए आज हम पहले ही सड़क पर बैठे हैं ताकि उन इंस्टीट्यूट्स को बेचा ना जा सके, उन हमारे क्लासरूम्स को बेचा ना जा सके। और ये सरकार को मानना पड़ेगा कि 1 महीने और 10 दिन की इस एजिटेशन ने प्रदेश सरकार को झुकाया है। प्रदेश सरकार को 10 लाख रुपए वाली शर्त भी वापस लेनी पड़ी, प्रदेश सरकार को नौकरी की भी बात करनी पड़ी, मुख्यमंत्री जी को जॉब गारंटी के ऊपर भी आना पड़ा, मुख्यमंत्री जी को थ्रेश होल्ड इनकम के ऊपर भी आना पड़ा, मुख्यमंत्री जी को प्राइवेट की भी बात करनी पड़ी। और ये बात मैं आज आपके माध्यम से भी स्पष्ट संदेश देना चाहता हूं, मीडिया के माध्यम से, जब तक हम विद्यार्थियों का, जब तक हम एक एक हित सुनिश्चित नहीं करेंगे, जब तक हम श्योर नहीं हो जाएंगे कि अब इस इंस्टीट्यूट में सिर्फ मेरिट वाले स्टूडेंट्स आएंगे, ये लड़ाई जारी रहेगी, अंतिम दम तक जारी रहेगी, ताकि हमारा उसमें कितना भी लॉस हो जाए हम अपनी डिग्री दांव पे लगाने के लिए तैयार हैं, ताकि हमारी संस्था की डिग्री की वैल्यू बनी रहे। 1-2 डिग्रियों का उसमें महत्व नहीं है। अगर संस्था की डिग्री की वैल्यू बनी रहती है तो 1-2 डिग्रियां उसमें चली जाए, कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता। बहुत लोगों ने इस देश के लिए और इस देश के संस्थानों के लिए बलिदान दिया है। और जिला बार एसोसिएशन से मैं फिर एक बार पुरजोर तरीके से अपील करना चाहूंगा, आप लोगों ने जिस तरीके से हमारा हौसला बढ़ाया है, हम आपको बता नहीं सकते कि हमारे हौसले को आपने 4 चांद लगा दिए हैं। और हम आगे भी उम्मीद करते हैं, जिस तरह से प्रधान जी अभी मीडिया को कह रहे थे, आगे चल के जिला बार एसोसिएशन पूरे प्रदेश में एक प्रदेशव्यापी जो है हड़ताल की भी घोषणा कर सकता है। मैं बिल्कुल आपको जो है आश्वस्त करता हूं, इस तरह के जो संकेत हैं आपके, ये सरकार की भी आंख खोल लेंगे। जब उनको पता लगेगा कि एक समय पे अगर हमें जायज को जायज नहीं हमने माना तो प्रदेश के अंदर भी चक्का जाम हो जाएगा। और उनको ये बात अंततः माननी पड़ेगी जब सारा बुद्धिजीवी वर्ग उनके सामने खड़ा होगा। मैं आप सबका एक बार फिर बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया पंकज जी, बहुत बढ़िया।